welcome to Nurses Law, and in this video we are going to see another important provision under CRPC, and that is section 172 that deals with case diary. Now, diary of proceedings in investigation, this is the heading given to section 172. देखिए, केस डायरी को समझने से पहले हम समझते हैं कि डायरी एंट्री क्या होता है। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ्स में, कभी लाइफ की कभी किसी भी फेज़ में डायरी एंट्रीज़ लिखी होंगी। तो डायरी एंट्रीज़ क्या होती हैं? डायरी एंट्री एक्चुअली आपका पर्सनल ब्यौरा होता है या आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पर लिखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कि किसी पर्टिकुलर डेट पर आप कहाँ, किस टाइम पर कहाँ गए, कितने लोगों से मिले, किन लोगों से मिले, क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, क्या दूसरे की ऑब्जर्वेशंस थी, या दूसरे की क्या एक्सप्रेशंस थे, या आपने क्या कुछ नया डिस्कवर किया, या आपको क्या सस्पिशियस लगा, ऑल दीज थिंग्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से केस डायरी होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा मेंटेन की जाती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है अंडर चैप्टर 12 ऑफ द CRPC. Chapter 12 of CRPC deals with the information to the police officer and their powers of investigation. So, केस डायरी के कंटेंट्स क्या होते हैं? तो कंटेंट्स में देखा जाए तो कंटेंट्स में आता है कि जैसे कि किस टाइम पर उस पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली किसी ऑफेंस के कमिट होने की, फिर किस टाइम पे उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, किस टाइम पर उसने वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म की, कौन कौन से प्लेसेस थे जहाँ पे उसने विजिट किया ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन, द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस ascertained by the police officer during the course of investigation, यानी कि उसने क्या सर्कमस्टांसेस थे जिन्हें ऑब्जर्व किया और उनको नोट डाउन किया। तो ये इसके अलावा सेक्शन 161 CRPC के जो स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, वो भी स्टेटमेंट्स केस डायरी का पार्ट होते हैं। अब आते हैं कि क्या केस डायरी को एज एन एविडेंस कोर्ट यूज़ कर सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। तो फिर अगर कोर्ट इसको एज एन एविडेंस यूज़ नहीं कर सकता तो फिर हम सेक्शन 172 क्यों पढ़ रहे हैं? वेल, कोर्ट इसको एज एन एविडेंस यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन इसको बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझना चाहता है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है उस केस के बारे में, या फिर जहाँ पे कोर्ट को चार्ज फ्रेमिंग के दौरान कुछ मिसिंग लिंक्स लगते हैं और वो चाहता है कि उन चीज़ों को अगर वो और अच्छे से समझ पाए तो वो चार्ज फ्रेमिंग में आसानी रहेगी, या उस इंक्वायरी या ट्रायल को समझने के लिए केस डायरी की हेल्प ले सकता है या ली जा सकती है। तो अगला सवाल ये होता है, तो क्या एक्यूज्ड भी केस डायरी को यूज़ कर सकता है? तो उसका आंसर है अगेन कि एक्यूज्ड, neither the accused nor his agent is entitled to see or to call for the case diary merely on the basis that the case diary was referred to by the court. यानी कि क्योंकि कोर्ट ने रेफ़र किया केस डायरी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज्ड भी एंटाइटल्ड होगा उस केस डायरी को देखने के लिए। क्यों? इसके पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे पर्पस यही है कि ऑब्वियसली बात है कि एक पुलिस ऑफिसर है जो एक्यूज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में अपना भी पर्सनल ब्यौरा दे रहा है कि उसने कुछ चीज़ें ऐसी भी ऑब्जर्व की जो हो सकता है एविडेंस में सामने ना आए कोर्ट के, लेकिन उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी लिखी हैं। अब अगर वो सारी चीज़ें भी एक्यूज को बता दी जाएंगी तो एक्यूज तो अलर्ट हो जाएगा पहले से ही। तो इन्हीं सारी वजहों की वजह से केस डायरी को एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता जनरली। लेकिन अगेन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहली चीज़, जहाँ पे ऐसा पुलिस ऑफिसर उस केस डायरी का यूज़ करता है टू रिफ्रेश हिज मेमोरी अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर जहाँ पे कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उस केस डायरी को यूज़ करता है। तो इन दोनों ही केसेस में, यानी कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए या फिर कोर्ट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए अगर यूज़ करता है केस डायरी को, तो उस केस में एक्यूज्ड भी एंटाइटल्ड हो जाता है कि वो भी देख सके कि कौन से पोर्शन की बात की जा रही है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा है या फिर कोर्ट पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो ये तो 2 सर्कमस्टांसेस हो गए। इसके अलावा सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी
सेकेंडरी एविडेंस केस डायरी को एडमिसिबल माना गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि किसी भी जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स होते हैं वो या तो प्राइमरी तरीके से या फिर सेकेंडरी तरीके से ही प्रूफ किए जा सकते हैं। तो जब प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है तो सेकेंडरी एविडेंस जो सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो उन केसेस में केस डायरी को भी एज अ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल माना जाएगा। इसके अलावा जो मैंने ई पॉइंट लिखा है, इनफैक्ट डी एंड ई पॉइंट है, वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा आता है डाइंग डिक्लेरेशन। क्या डाइंग डिक्लेरेशन यूज़ किया जा सकता है केस डायरी को? तो इसका आंसर है येस। देखिए, जैसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने विटनेसेस के बयान लिए, कई विटनेसेस थे और उनमें से सपोज करो एक विटनेस था जिसकी अननेचुरल तरीके से डेथ हो गई और वो मरते हुए उसने कुछ सर्कमस्टांसेस या कॉज ऑफ हिज डेथ बताया और वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन उस केस डायरी में भी पुलिस ऑफिसर ने नोट कर ली। कल को वो उस विटनेस की डेथ हो गई तो उस केस में अगर इस केस डायरी में ये पता चलता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी कि उस व्यक्ति के कॉज ऑफ डेथ आ रहा है यहाँ पर या सर्कमस्टेंसेस पता चल रहे हैं, तो दिस document can also be used as a part of dying declaration under section 32 of the Indian Evidence Act. इसके अलावा केस डायरी is not a public document as per section 74 of the Indian Evidence Act because it is also a privileged document under section 123 and 124 of the Indian Evidence Act. In terms of section 91 of the Indian Evidence Act, इट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, यानी कि सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग भी केस डायरी को एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। आई होप आपको केस डायरी का कंसेप्ट इस वीडियो से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।